एक औरत अपने बेटे को हर रात एक ऐसे गांव की कहानी सुनाती है जहां के लोग गांव छोड़कर चले गए थे और वहां एक चूहा तक नजर नहीं आता था। खाली पड़े उस गांव में इंसानों की बची कुची निशानियां भी बारिश ने मिटा दी और फिर पूरे गांव को पक्षियों ने घेर लिया, जिसकी वजह से आसमान से आ रही सारी रोशनी गायब हो गई। तब गांव में मौजूद एक घर का दरवाजा खुला और उस दरवाजे से वो लड़का बाहर आया जो उस गांव में अकेला पीछे छूट गया था। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह अलग अलग फिल्मों के एक्सप्लेनेशंस आपके लिए लेकर आए तो हमारे वीडियोस पर लाइक, अनलाइक, अच्छे या बुरे कमेंट जरूर छोड़ें, क्योंकि अगर हमारे वीडियोस को एंगेजमेंट्स नहीं मिलेंगे तो हमारे वीडियोस रेकमेंड होना बंद हो जाएंगे और हम आगे वीडियोस नहीं बना पाएंगे। ये कहानी आमोस नाम के बूढ़े आदमी से जुड़ी हुई है जो जेरूसलेम में रहता है। जेरूसलेम वो शहर है जो बार बार तबाह होता है और बार बार फिर से बनता है। उसी शहर में आमोस का बचपन भी गुजरा था और उसी बचपन को वो आज याद कर रहा है। वो अपने यहूदी माता पिता अरिये और फानिया के साथ रहता था। वो अपनी माँ के सबसे ज्यादा करीब था जो यूरोप में रहकर बचपन से ही इसराइल देश में जीने के सपने देखा करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि इसराइल स्वर्ग है। यूरोप में बढ़ रहे तनाव की वजह से फानिया ने अपने परिवार के साथ यूरोप बचपन में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद वो सब नदी किनारे रहने लगे, पर वहाँ भी यहूदियों को मार दिया गया। 1945 में फानिया जेरूसलेम में रह रही थी और अपनी बहनों से बात करने की कोशिश कर रही थी जो तेल अवीव में रहती है। उस वक्त इसराइल के हालात बिगड़ रहे थे, इसलिए फानिया ये तक नहीं जानती थी कि वो अपनी बहनों से फिर बात कर पाएगी या नहीं। आमोस जानता था कि उसकी माँ जेरूसलेम में रहकर खुश नहीं है, फिर भी वो लोग उस देश को छोड़कर कहीं और जा नहीं सकते थे। आमोस के पिता अपनी पहली किताब के पब्लिश होने की खुशी मना रहे थे और इस बहाने उस परिवार को खुश रहने का मौका मिला। पर इस खुशी के बीच अरिये की माँ बार बार फानिया को ताने सुनाती रही। ये सब कुछ देखकर आमोस को समझ आया कि उसे एक ऐसा इंसान बनना होगा जो किसी और का दिल ना दुखाए। फानिया बचपन से ही उस आदमी के सपने देखा करती थी जो उसे स्वर्ग की खुशी देगा, और वो आदमी उसे अपने पति में नजर आने लगा। पर आर्ये खुद खुश नहीं रह पा रहा था क्योंकि उसकी किताब किसी ने खरीदी नहीं। आमोस अपनी माँ की बचपन की कहानियाँ सुना करता था, पर जो कहानियाँ वो सुनाती थी उनका अंत हमेशा वायलेंट या ट्रेजेडी से भरा हुआ होता था। वो समझ नहीं पाया कि उन कहानियों का अंत ऐसा क्यों होता है, पर फानिया जानती थी कि उम्र के साथ साथ आमोस ये बात समझने लगेगा। आमोस को उसके माता पिता अक्सर स्ताशिक और माला नाम के दो दोस्तों के घर रहने भेजा करते थे, क्योंकि उनके खुद के कोई बच्चे नहीं थे और उसे उनके घर छोड़कर फानिया किसी ऐसी जगह चली जाती थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता। स्ताशिक और माला दोनों आमोस को अपना ही बेटा मानते थे और एक दिन उनके साथ रहकर आमोस को एक पैलेस्टीनियन अरब की पार्टी में जाने का मौका मिला। जहां उसकी मुलाकात आयशा नाम की लड़की और उसके छोटे भाई अवाद से हुई। आमोस को समझाया गया था कि उसे वहां तमीज से रहना होगा ताकि कोई भी परेशानी न पैदा हो जाए, मगर नादान आमोस ने खेलने की और आयशा को हंसाने की कोशिश में अवाद को चोट पहुंचा दी। और इसकी वजह से डर के मारे स्ताशिक आमोस को वहां से दूर ले आया और आर्ये ने अवाद के पिता से बात की और कहा कि वो उसके इलाज का पूरा खर्च उठाएगा। उस रात डरे हुए आमोस को फानिया ने दो ऐसे साधुओं की कहानी सुनाई जिन्होंने पूरे भारत का सफर पैदल तय करने का फैसला किया था। आमोस उस कहानी में खुद को और फानिया को इमेजिन करने लगा। फानिया ने बताया कि पूरे सफर में उन्होंने एक दूसरे से बात ना करने की कसम खाई थी, पर बीच रास्ते उन्होंने एक औरत को नदी में डूबते देखा और बिना हिचकिचाए उम्र में छोटा साधु उस औरत को बचाने नदी में कूद पड़ा। आगे बढ़ते हुए वो दोनों फिर से बिना कुछ कहे चलने लगे, पर 6 महीने बाद उम्र में छोटे साधु के मन में ये बात आई कि उसने उस औरत को बचाकर कोई पाप तो नहीं किया। इसके जवाब में दूसरे साधु ने सिर्फ यही कहा कि वो औरत अब भी उसके पीठ पर है या नहीं, जिसका मतलब ये था कि अपने पुराने कर्मों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पापों के धुलने जैसा होता है। कुछ दिन गुजरने के बाद आमोस को लगा कि उसका परिवार बिना किसी परेशानी के अब फिर से खुशी से जी सकता है, पर अचानक उन्हें एक बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज आई। एक जंग शुरू होने वाली थी और एक तरफ जहां आर्ये का मानना था कि वो लोग ये जंग जीत जाएंगे, वहीं फानिया का मानना था कि इस जंग में किसी की जीत नहीं होने वाली। आमोस के आसपास सब कुछ बदलने लगा था, पर वो ये चीज समझ नहीं पा रहा था।
एक दिन उसने अपनी नानी को फानिया पर चिल्लाते हुए देखा और ये कहते हुए सुना कि उन्हें फानिया को उसी जगह छोड़ देना चाहिए था जहाँ से वो लोग बच के निकले थे। इस बात को और अपने दुख को फानिया हर किसी से छुपा कर रख रही थी और ये सब देखकर आमोस को पता चला कि एक ही कमरे में नर्क और स्वर्ग दोनों रहते हैं और ये कमरे में मौजूद उस इंसान के फैसलों पर डिपेंड करता है कि वो दूसरों को उस कमरे के नर्क में धकेलना चाहता है या स्वर्ग दिखाना चाहता है। कुछ दिन बाद फानिया ने आमोस को बताया कि बचपन में जब वो पोलैंड में रहा करती थी तब उसके घर के पास एक पोलिश कर्नल रहने आया था। हर कोई उसकी इज्जत करता था, पर एक दिन उस कर्नल ने बिना किसी से कुछ कहे अपने पूरे घर में गोलियां चलानी शुरू कर दी और कुछ देर बाद उसने अपनी जान ले ली। फानिया को उसके घर में एक चिट्ठी मिली जो किसी औरत ने कर्नल के नाम लिखी थी और उस चिट्ठी को पढ़कर उसे समझ आया कि उस कर्नल ने प्यार में हार कर अपनी जान ली थी। आमोस को तब ये सीख मिली कि कोई भी ये नहीं जानता कि सामने बैठे इंसान की जिंदगी और उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उस इंसान के बारे में कुछ पता ना होना ही बेहतर है, वरना कुछ बातें जानकर हम खुद भी किसी अंधेरे की ओर बढ़ने लगते हैं। 2 साल बाद देश के लोगों को ये खबर मिली कि इसराइल, जो उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था और मैंडेटरी पैलेस्टीन कहलाया जाता था, उसे 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, एक यहूदी हिस्सा और एक मुस्लिम हिस्सा। और ब्रिटिश और मुस्लिम्स इस बंटवारे के खिलाफ थे। जल्द ही रेडियो पर भी उन देशों के नाम बोले जाने लगे जो आजाद हुए हैं और अपनी आजादी के बारे में सुनकर यहूदी जश्न मनाने लगे। आमोस के पिता इस बंटवारे से खुश थे क्योंकि सदियों से यहूदियों का कोई अपना देश नहीं था और आज उन्हें अपना एक देश मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि आमोस का बचपन अब उनकी तरह नहीं गुजरेगा और कोई भी आगे जाकर उसे एक यहूदी होने की वजह से परेशान नहीं करेगा। मगर जल्द ही यहूदियों और मुस्लिम्स के बीच एक सिविल वॉर छिड़ गई और एक तरफ जहां आमोस के पिता जंग का हिस्सा बन गए थे, वही आमोस और उस जैसे बच्चों को रेत से भरे बैग्स और बॉटल्स इकट्ठा करने का काम मिल गया था। जंग का असर आमोस के घर पर भी पड़ने लगा था और हर रोज सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे। यहूदी और मुस्लिम्स जो कभी साथ रहा करते थे अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे और फानिया पर इस सब का सबसे गहरा असर होने लगा। इसी जंग की वजह से फानिया की एक दोस्त भी मारी गई और कई बच्चे भी मारे जाने लगे। दिन रात फानिया रोती रहती थी और आमोस को पहली बार एहसास हुआ कि ट्रेजेडी असल में होती क्या है। फानिया पूरी तरह बदलने लगी और उसने कहानियां सुनाना भी बंद कर दिया। वो आमोस के साथ अब वक्त भी नहीं बिताती थी, इसलिए एक दिन आमोस ने उसका पीछा करके ये पता लगाने का फैसला किया कि वो हर रोज अकेली कहाँ जाती है। वो ये समझ ही नहीं पाया कि उसकी माँ डिप्रेशन में डूबती जा रही है और इसी डिप्रेशन से आमोस को बचाने के लिए फानिया ने कहा कि चाहे वो जिंदगी के कितने भी साल जी ले, पर उसे अपने अंदर की मासूमियत को जिंदा रखना होगा। हालात बिगड़ते गए और ठीक होने के बजाय फानिया और ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई। उसने खाना और सोना छोड़ दिया और लाख कोशिशों के बाद भी आमोस और आर्ये उसे ठीक नहीं कर पाए। आर्ये को लगने लगा कि फानिया उसे इस बात की सजा दे रही है कि वो जंग का हिस्सा बना था, मगर ऐसा कुछ नहीं था। फानिया की इस बीमारी को छुपाने के लिए आर्ये और आमोस ने लोगों को ये बताया कि फानिया को बुखार है और इसलिए वो घर से नहीं निकलती। इस बीच लोग आमोस से कहने लगे कि उसे बड़े होकर अपने माता पिता की तरह एक राइटर बनना चाहिए। आमोस अपनी खुशियाँ खो चुका था, इसलिए वो उनकी बातें सुनना ही नहीं चाहता था और वो हर किसी को वायलेंट कहानियां सुनाने लगा। उसे लगा कि ऐसी बातें करके वो खुश रह पाएगा। पर जब उसे पता चला कि उसके पिता अपने लिए दूसरा प्यार ढूंढने लगे हैं, तब वो अंधेरे की ओर बढ़ने लगा और अपनी माँ को संभालने की कोशिश करने लगा। वो फिर से अपने पिता के साथ फानिया का ख्याल रखने लगा, पर आर्ये की माँ उनके पास आकर माहौल हर बार बिगाड़ देती थी। फानिया को इस दौरान रेगिस्तान के सपने नजर आने लगे, जहाँ उसे वही आदमी नजर आता था जिसे वो बचपन से इमेजिन किया करती है, और इस सपने को देखते ही उसने दवाइयाँ लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो पहले की तरह खुश रहने लगी। उसने फिर से आमोस को एक सिल्वर फॉक्स की कहानी सुनाई, पर उसकी कहानी आर्ये को समझ ही नहीं आई। आमोस को लगने लगा कि उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो गई है, क्योंकि वो उसके साथ आर्ये के ऑफिस में भी जाना चाहती थी, पर आर्ये उन दोनों को देखकर खुश नहीं था। और कुछ देर बाद जब दवाइयों का असर कम हुआ तो फानिया फिर से अजीब बर्ताव करने लगी। सब कुछ फिर से बिखरने लगा और अब कोई भी दवा काम नहीं आ रही थी।
हार मानकर आर्य ने फानिया को उसकी बहनों के पास तेल अवीव में भेजने का फैसला किया, क्योंकि वो उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। फानिया की बहनों ने उसे खुश रखने की और उसे नॉर्मल करने की पूरी कोशिश की, मगर कुछ भी काम नहीं आया। फानिया ने बचपन से ही सिर्फ वायलेंट चीजें और परेशानियां देखी थी। उन परेशानियों का असर कहीं न कहीं उसके मन में पहले ही था, और जेरूसलेम की जंग ने उन परेशानियों को डिप्रेशन में बदल दिया। ऐसा डिप्रेशन जिसे बर्दाश्त करना अब फानिया के लिए नामुमकिन हो गया था, और उसे एहसास हुआ कि जिस आदमी को वो इमेजिन किया करती थी वो आदमी स्वर्ग नहीं बल्कि मौत का रास्ता है। फानिया को डिप्रेशन की वजह से बार बार मौत नजर आती थी, और उसे लगने लगा था कि मौत ही उसे वो आराम दे पाएगी जिसकी उसे जरूरत है। इसलिए एक रात फानिया ने मौत को अपनाकर अपनी जान ले ली। फानिया की मौत के बाद आमोस जिंदगी भर यही सोचता रहा कि काश वो फानिया की सुनाई गई कहानियों को बदल पाता, ताकि फानिया की जिंदगी ट्रेजेडी से भरी ना होती। अपनी माँ को खोने पर आमोस ने अपने पिता और जेरूसलेम को हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक यहूदी कम्युनिटी के साथ रहने लगा, जहाँ उसने खेती सीखने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी की। अपनी पूरी जिंदगी बदलने के बावजूद आमोस अपने आप को पूरी तरह बदल नहीं पाया, क्योंकि अपनी माँ को खोने के गम को वो कभी अपने अंदर से निकाल नहीं पाया, और अंत में अपने आखिरी दिनों तक वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के बारे में ही सोचता रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।